दोस्तों, क्या इंडियन नेवी अभी भी इंजिन्स के लिए फॉरेन कंट्री पर डिपेंड कर रहा है? क्या गुलमार्ग में लगने वाला नया रडार पाकिस्तान के अंदर तक सब कुछ देख सकता है? क्या स्पेकजेट जगुआर और बीएई सिस्टम्स हॉक मार्क 132 अभी ड्रोन हंटर बनने वाले हैं? और क्या प्राइवेट कंपनीज के बनाए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने बैटलफील्ड का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के प्रपल्सन इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से खास करके डिफेंस इंटरनेशन में काफ़ी फोकस किया जा रहा है, जिसमें वॉरशिप्स, वेपन्स और सिस्टम इंटीग्रेशन में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट अभी भी वहाँ पे बना हुआ है, जो कि इंजन डिपेंडेंसी है। रिसेंट डिस्कशन में स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सामने इंडियन नेवी ने क्लियरली एक बात हाईलाइट किया था कि फॉरेन ओईएम पर इंजन को लेकर डिपेंडेंसी अभी भी बना हुआ है और ये एक मेजर बॉटलनेक को क्रिएट कर रहा है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो भारत अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन तक खुद डिजाइन और बिल्ड कर रहा है। लेकिन जब बात आती है प्रपल्सन सिस्टम की, जैसे गैस टर्बाइन हो जाए, मरीन डीजल इंजन हो जाए या इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम हो जाए, यहाँ पर अभी भी हम फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंडेंसी सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बना हुआ है, क्योंकि इंजन्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कॉम्प्लेक्स और रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लिमिटेड होता है और एक्सपोर्ट कंट्रोल भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के क्रिटिकल स्टेज पर इंजन सप्लाई डिले हो जाता है तो पूरा शिप बिल्डिंग टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाता है। इससे ऑपरेशन रेडीनेस भी अफेक्ट होता है, जो कि नेवी के लिए एक सीरियस कंसर्न बना हुआ है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि मेक वन स्कीम और टीडीएफ स्कीम यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। मेक वन कैटेगरी मेनली लार्ज स्केल और हाई कॉस्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से मेजर फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर टीडीएफ स्कीम प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप और एमएसएमई को एनकरेज करता है कि वो नए और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। खास बात यह कि प्रपल्सन सिर्फ एक इंजन नहीं होता, ये डायरेक्टली शिप की स्पीड, एंड्योरेंस, स्टेल्थ और ओवरऑल मिशन कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है। यानी अगर इंजन इंडिजिनस नहीं है तो प्लेटफॉर्म को फुली सेल्फ लैंड नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के लिए प्रपल्सन इंटरनेशन अब एक ऑप्शनल गोल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। जब तक इंजन में फुल कंट्रोल हमें नहीं मिलेगा तब तक ट्रू डिफेंस सेल्फ रिलायंस अचीव करना मुश्किल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज सर्विलेंस नेटवर्क की तरफ से है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ का एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके अंदर 2 हाई पावर माउंटेन रडार्स को खरीदा जाने वाला है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। यह रडार स्पेशली माउंटेन टेरेन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जहां पर टेरेन मास्किंग और खराब एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से नॉर्मल रडार की परफॉर्मेंस काफी लिमिटेड हो जाता है और इसी वजह से इनको माउंटेन रडार की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें से एक रडार स्ट्रेटेजिकली गुलमार्ग में डिप्लॉय किया जाएगा, जिसका कॉस्ट लगभग 900 करोड़ के आसपास होने वाला है। ये प्लेसमेंट काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इस रीजन से भारत को वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर दोनों में डीप सर्विलेंस कैपेबिलिटी मिल जाएगा। टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात करें तो यह रडार लगभग 450 किलोमीटर के आसपास फाइटर साइज एयरक्राफ्ट को, जैसे कि J-10 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। यानी ये सिस्टम अर्ली वार्निंग और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग दोनों में हाईली कैपेबल होने वाला है। इसका डिजाइन भी काफ़ी एडवांस है, जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जहां लार्ज ESI पैनल का इस्तेमाल किया जाता है और हर रडार फेस में 2000 से ज़्यादा ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद होते हैं, जिससे हाई पावर आउटपुट, फास्ट बीम स्टीयरिंग और एक साथ मल्टीपल टारगेट ट्रैक करना पॉसिबल होने वाला है। अगर मल्टीपल फेस कॉन्फ़िगरेशन में इसको डिप्लॉय किया जाता है तो ये सिस्टम 360 डिग्री कंटिन्यूस कवरेज प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हमारी ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस में एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो गुलमार्ग में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर लार्ज एरिया के ऊपर अभी भारत का डायरेक्ट सर्विलेंस पॉसिबल होने वाला है। साथ ही लद्दाख सेक्टर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड भी एरियल एक्टिविटी को इसकी मदद से ट्रैक करना भी आसान होने वाला है। कुल मिलाकर ये रडार डिप्लॉयमेंट इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस ग्रिड को एक नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटी देने वाला है, जहां ईयरली डिटेक्शन, फास्टर रिस्पॉन्स और डुअल फ्रंट मॉनिटरिंग पॉसिबल होने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के काउंटर ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी मॉडर्न बैटलफील्ड में यूएवीज, कैमिकाजी ड्रोन्स और स्वाम अटैक सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है। प्रॉब्लम यह है कि इनको शूट डाउन करने के लिए अगर हम एक्सपेंसिव मिसाइल का इस्तेमाल करें तो कॉस्ट टू एक्सचेंज रेशियो काफी ज्यादा हो जाता है या ये नेगेटिव में चला जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी एक नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है जिसमें लेजर गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि लो कॉस्ट और हाईली इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का APKWS-2 सिस्टम, जिसे F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-15 स्ट्राइक ईगल और A-10 थंडरबोल्ट पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास पहले ही 2 ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि इस रोल के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, जो कि स्पेककेट जगुआर और हॉक 132 जेट होने वाले हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट जैसे कि सुखोई Su-30 MKFR डसॉल्ट रफाल के मुकाबले काफ़ी कम स्पीड में फ्लाई करते हैं, लेकिन यही उनका एडवांटेज होने वाला है क्योंकि ड्रोन जैसे स्लो और लो फ्लाइंग टारगेट को एंगेज करने के लिए हाई स्पीड जेट इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि इनका क्लोजर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जगुआर जहां एक डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, वहीं पर हॉक मार्क 132 एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वेपन को कैरी कर सकता है। इन दोनों एयरक्राफ्ट में पहले ही रॉकेट पॉड्स और टारगेटिंग पॉड को इस्तेमाल किया जा चुका है या इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिससे लेजर डेजिग्नेशन पॉसिबल होने वाला है। अगर इन एयरक्राफ्ट को लेजर गाइडेड रॉकेट के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो ये एक इकोनॉमिकल काउंटर ड्रोन लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल सॉटी में ये मल्टीपल ड्रोन को एंगेज कर सकते हैं और वो भी काफी लो कॉस्ट पर शॉट के हिसाब से होने वाली है। खास बात ये कि एयरक्राफ्ट लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्लाई कर सकते हैं, जिससे बॉर्डर एरिया या सेंसिटिव जोन में कंटिन्यूस पेट्रोल पॉसिबल होने वाला है। ये कैपेबिलिटी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक लेयर्ड डिफेंस को क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये अप्रोच भारत के लिए काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें नए प्लेटफॉर्म को खरीदने की जगह एग्जिस्टिंग एसेट का स्मार्ट इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होने वाले हैं, जैसे कि जगुआर के एजिंग एयरफ्रेम और मेंटेनेंस इशू इनकी रेगुलर सॉर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें मॉडर्न काउंटर ड्रोन रोल में अभी कन्वर्ट किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी रिमेनिंग सर्विस लाइफ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल काउंटर ड्रोन सोल्यूशन बन सकता है, जहां पर हाई एंड मिसाइल को कंजर्व करके लो कॉस्ट थ्रेट को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है, जहां से इसका इंडक्शन का रास्ता काफ़ी क्लियर दिख रहा है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के KK रेंज पर इसका सक्सेसफुल ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, जहां इस मिसाइल ने मूविंग टारगेट के खिलाफ टॉप अटैक प्रोफाइल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अभी सिस्टम का फाइनल यूजर इवैल्यूएशन लद्दाख के हाई अल्टीट्यूड एरिया में और डेजर्ट कंडीशन में किया जा रहा है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि मिसाइल हर टाइप के टेरेन में रिलायबली परफॉर्म कर सकता है। अगर सब कुछ एक्सपेक्टेड रहा तो अगले 12 महीने में इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने वाला है। प्रोडक्शन फेज में भारत डायनामिक लिमिटेड और प्राइवेट प्लेयर VM टेक्नोलॉजी साथ मिलकर इस मिसाइल का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और 2027 तक हमारे इन्फेंट्री यूनिट इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट टाइप का मिसाइल है, यानी लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस मिसाइल का सबसे लीथल फीचर इसका टॉप अटैक प्रोफाइल होने वाला है, जहां पर ये मिसाइल टारगेट के ऊपर से जाके अटैक करता है क्योंकि टैंक के ऊपर वाला आर्मर सबसे वीक होता है, इसलिए ये अप्रोच काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। ये सारे कैपेबिलिटी पॉसिबल होता है इसके एडवांस इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर की वजह से, जो कि मूविंग टारगेट को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इस मिसाइल का वेट भी काफी ऑप्टिमाइज रखा गया। इसका पूरा सिस्टम का वेट लगभग 30 kg के आसपास है, जिससे इन्फेंट्री यूनिट इसको आसानी से कैरी और डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका रेंज लगभग 200 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक हो सकता है, जो बैटलफील्ड में काफी फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। वॉरेट की बात करें तो इसमें एक टैंडम हीट वॉरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले एनिमी के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को न्यूट्रलाइज करता है और उसके बाद मेन आर्मर को पेनिट्रेट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 650 mm से भी ज्यादा RHA आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडियन आर्मी के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक सोल्यूशन बनने वाला है, जो कि इन्फेंट्री को मॉडर्न बैटलफील्ड में एक स्ट्रॉन्ग एज को प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट भारत के रॉकेट आर्टिलरी प्रोग्राम यानी पिनाका की तरफ से है।
पिनाका रॉकेट को लेकर अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से पहली बार इंडियन आर्मी को पिनाका एनहांस्ड मार्क 1 रॉकेट को डिलीवर किया गया है। ये पहली बार है जब कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से फ्रंट टायर रॉकेट सिस्टम को डिलीवर किया गया है। यह डेवलपमेंट डायरेक्टली आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इस सिस्टम की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का एनहांस्ड मार्क 1 वेरिएंट कुछ मेजर अपग्रेड के साथ आने वाला है। इसका रेंज अभी 45 से 60 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंड हो चुका है, जबकि पुराने मार्क 1 वेरिएंट का रेंज 37.5 किलोमीटर तक लिमिटेड था। यानी अभी हमारे आर्मी को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल सकता है, जिससे वो अपने टेरिटरी के अंदर रहकर ही दुश्मन को काफी अंदर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इस सिस्टम की खास बात इसका एरिया सैचुरेशन रोल होने वाला है। इसका एक लॉन्चर सिर्फ 44 सेकेंड के अंदर ही 12 रॉकेट को फायर कर सकता है। अगर एक फुल बैटरी की बात करें जिसमें 6 लॉन्चर होते हैं, तो इसका एक बैटरी एक बार में 1000 मीटर बाय 800 मीटर का पूरा एरिया न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में ये सिस्टम एनिमी ट्रूप कंसंट्रेशन, लॉजिस्टिक हब्स और लाइटली फोर्टिफाइड पोजीशन के खिलाफ बहुत इफेक्टिव साबित होता है। अभी इसकी लेटेस्ट बैच में कुछ एडवांस अपग्रेड भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम और AGAPS यानी ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम। इनकी वजह से अभी पिनाका मार्क 1 एनहांस्ड वेरिएंट का टारगेटिंग और फायरिंग प्रोसेस काफी तेज और काफी एक्यूरेट होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिनाका एनहांस्ड मार्क 1 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि इंडियन आर्मी के आर्टिलरी डॉक्ट्रिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, जहां स्पीड, रेंज और फायर पावर तीनों में अभी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।